नमस्कार एंड वेलकम बैक। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है हमारी आंखों के सामने। और मैं शर्त लगा रहा हूं आपके साथ, जो मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसमें से मेजॉरिटी न्यूज़ अगेन आपको पता नहीं होगी, क्योंकि हमारा मीडिया और हमारी गवर्नमेंट एक ही काम में बिजी है, बंगाल के इलेक्शंस के अंदर। आज बात करेंगे ऑन अ डीपर लेवल कि एब्सोल्यूट मैडनेस है जो दुनिया के अंदर अनफोल्ड हो रही है। इम्पॉसिबल चीज़ें वो होनी शुरू हो गई। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि इजराइल का जो आयरन डोम है और उनकी आर्मी है वो यूएई के अंदर बैठी हुई है आज की डेट में, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ईरान के खिलाफ। क्या आप कभी सोच सकते थे? दूसरा, ईरान ने पाकिस्तान को बोल दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मैरिएट करवा पाओ हमारे बीच में और अमेरिका के बीच में। और कुछ न्यूज़ है चाइना से और रशिया से। लेकिन क्वेश्चन एक ही है कि ये सब कुछ एक ही टाइम पर क्यों हो रहा है और 24 घंटे में इतना कुछ हो गया। अब थोड़ा डीपर लेवल पे बात करते हैं कि क्या हो रहा है और क्या मोदी जी भारत को सर्वाइव करवा सकते हैं इस सारे मुद्दे में जो कुछ हो रहा है, और हम कर क्या रहे हैं, ये मैं एंड में बताऊंगा आपको। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बिकॉज पूरे वर्ल्ड सीन में रिसेंटली मैं देख रहा हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो दिखती ही नहीं है। बट आई विल लीव इट फॉर द एंड। अब हुआ क्या? ईरान का जो फॉरेन मंत्री है वो अभी सर्वाइवल मोड पे आ गया। वो पाकिस्तान गया, उसके बाद ओमान गया, एंड नाउ ही हैज गॉन टू रशिया। डेस्परेट है पुतिन से मीटिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि यार हमारा मीडिया तो बोल रहा था कि ईरान जीत रहा है। अगर ईरान जीत रहा था तो भाई आप जाके मीटिंग कर लेते। अमेरिका से मना कर दिया, अमेरिका भी पहुंचा नहीं वहां पर। इसलिए वो गया है पुतिन के पास, क्योंकि ईरान को एक मैसिव लाइफलाइन चाहिए, उसे रशिया चाहिए। कि अब ईरान ने बोलना शुरू कर दिया कि जो मेरे पास यूरेनियम है, वो पहले बोला था कि मैं भारत को दूंगा, फिर बोला अमेरिका को दूंगा। अब उसने बोलना शुरू कर दिया ईरान ने कि ये एनरिच्ड यूरेनियम मैं दूंगा तो सिर्फ पुतिन को दूंगा। और अगर पुतिन के पास ये यूरेनियम आ गया तो यूनाइटेड स्टेट्स जो ये पूरा ब्लॉकेज है इससे बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो स्टोरी है वो और भी ज्यादा क्रेजी हो रही है। जो मिडिल ईस्ट का पूरा मैप है वो रीसेट होना शुरू हो गया अंडर ईरान फीट। ओमान ने ईरान को बोला अभी कि अगर तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कोई डील करोगे तो उसके अंदर सऊदी अरेबिया का बैठना जरूरी है। और अगर सऊदी अरेबिया टेबल पे बैठेगा तो कतर भी बैठेगा और फिर ओमान भी आएगा। ये ईरान को बोल दिया गया है। वो ईरान जो बोल रहा था कि मैं टेबल पे किसी को आने नहीं दूंगा, अब मिडिल ईस्ट के अरब्स ने ईरान को बोल दिया कि अगर हम टेबल पे नहीं हैं तो कोई भी डील नहीं हो सकती। दे आर वेकिंग अप। और यही चीज तो डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से बोल रहे थे। जब मैं आपको बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका बाहर निकलना चाहता है, वो चाहता है कि जो अरब्स हैं वो अपने एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। जैसे भारत को बोल दिया साउथ एशिया का जो मुद्दा है ये आप देखो, आई लीव इट ऑन मोदी, आपको याद होगा। वही चीज अरब्स कर रहे हैं अभी। अब एक काम और हुआ है जो कि शॉक वेव है। इजराइल ने एक हिस्टोरिकल रेड लाइन को क्रॉस कर लिया। और ये वो मूव है जो कोई सोच नहीं सकता था कभी भी कि नेतन्याहू अपना आयरन डोम और इजरायली सोल्जर्स यूएई के अंदर पहुंच जाएंगे। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं ये मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूज क्या है? क्या आपने इंडियन मीडिया में इसके बारे में सुना कि इजराइल के सोल्जर्स आज अरब सॉइल के ऊपर बैठकर उन्हें डिफेंड कर रहे हैं? कहां से? ईरान के मिसाइल से। और आयरन डोम यूएई को डिफेंड कर रहा है। एक साल पहले ये आपको साइंस फिक्शन लगेगा, लेकिन आज ये हार्डकोर मिलिट्री रियलिटी बन चुका है। अब सुनने की बात है ये, पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स कहां गई? सऊदी अरेबिया में। यूएई ने पैसे किससे मांगे थे अपने वापस? पाकिस्तान से। और जब उन्होंने पैसे मांगे पाकिस्तान से, उसके बाद जयशंकर जी यूएई गए हैं वहां पर 2 बार मीटिंग्स करने के लिए। यानी कि यूएई अब इजराइल और भारत के साथ मिलकर अपने फ्यूचर के डिफेंस के बारे में बात कर रहा है, और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी डिफेंस की बातें बोल रहा है। दोस्तों, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध और लंबा हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान पहुंच गया, दूसरी तरफ इजराइल और भारत मिलकर मिडिल ईस्ट को डिफेंड कर रहे हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट ने अपने आप को रीबिल्ड करना दोबारा से शुरू कर दिया। अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि ईरान के अंदर एक ब्रूटल फिजिकल लिमिट पहुंच गई है। वो ब्रूटल फिजिकल लिमिट किस बात की है? पहली बात यह है कि अमेरिका ने क्या किया, जो ब्लॉकेज किया है ईरान का, कि उनकी ना तो कोई शिप बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है। ये एक ऐसा मैथमेटिकल प्रॉब्लम ईरान के लिए हो गया। वो क्यों? क्योंकि जो ऑयल का स्टोरेज है वो पूरा भर गया है। अगले 48 घंटे के बाद ऑयल जो फील्ड्स हैं वो तेल तो निकालेंगी,
लेकिन स्टोर नहीं कर सकती, तो ऑयल फील्ड को बंद करना पड़ेगा। सिर्फ 48 घंटे का टाइम रह गया है ईरान के पास, और एक बार ऑयल फील्ड बंद हो गई, इसका मतलब है कि वो परमानेंटली वो बंद हो जाएगी, आप उसको रिपेयर भी कर नहीं सकते। दोस्तों, इसका मतलब है ईरान जो 5 लाख बैरल्स पर डे की कैपेसिटी एक्सपोर्ट करता था वो बंद होने वाली है। दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो उनकी इंटरनल इकोनॉमी है वो कंप्लीटली क्रैश हो जाएगी। आज की जो न्यूज़ है वो ये है कि मीट की प्राइसेस ओवरनाइट बढ़ गई हैं क्योंकि तेल बिक नहीं रहा। जो फूड की प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी डबल हो चुकी हैं। जो करेंसी है उनकी वो टॉयलेट पेपर की तरह हो गई है। $1 अगर खरीदना है तो 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख रियाल्स खर्चने पड़ते हैं $1 खरीदने के लिए। और जो प्रेसिडेंट है ईरान का, वो जो पहले बोल रहे थे हम जीत रहे हैं, वो अपने सिटीजन्स को बोल रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करना बंद कर दीजिए। ये है डेस्परेशन ऑफ ईरान। और इंडियन मीडिया बोलता है कि ईरान जीत रहा है, कोई बात नहीं, इनको जिताने दीजिए। ईरान डेस्परेट है और उन्होंने जो व्हाइट झंडी होती है वो हिलानी शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं वो कंफर्म करती हैं कि ईरान ने सरेंडर का प्रपोजल यूनाइटेड स्टेट्स के पास पहुंचा दिया है। सरेंडर डॉक्यूमेंट वेयर दे आर सेइंग कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम इमीडिएटली खोलने के लिए तैयार हैं। बस उसके, और सेकेंडली उन्होंने बोल दिया कि हम तुम्हारे ऊपर जो आप बमबारी कर रहे हो, जो ये ब्लॉकेज किया है, हमारे पैसे बंद कर दिए, बस ये खोल दो, पैसे दे दो, कुछ भी करवा लो हमसे, पेंटे उतरवा लो। और जो न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वो ये रशिया को देने को तैयार हैं। दे आर सेइंग कि हम अगले 20 साल के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आज 1 हफ्ता नहीं 2 दिन के बाद इनका सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। बार बार बोलता हूं आपको, मुसलमान की जान पैसे में है। अमेरिका को अब जाके अकल आई है, उन्होंने ईरान के पैसे बंद कर दिए, एक कदमों में आगे हैं। आज रशिया के पास जाके बोल रहे हैं हमारे न्यूक्लियर एसेट्स आप रख लीजिए। उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया था। अमेरिका पाकिस्तान के लिए कभी हाँ करेगा ही नहीं, क्योंकि एक टेररिस्ट कंट्री से सामान निकाल के अब दूसरे के टेररिस्ट कंट्री में रखेंगे, इतना बेवकूफ़ डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। वो सिर्फ एक कुत्ते की तरह यूज़ कर रहा है पाकिस्तान को। अब ये हो गया जो सब कुछ ईरान के साथ हो रहा है। मुझे आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आपका सही है, इसमें से कितनी न्यूज़ आपको पता थी। अब आते हैं ईरान की हालत देखने के बाद चाइना की हालत खराब हो रही है। मैं 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आप कभी सोच नहीं सकते कि ये चाइना में ये कुछ भी हो रहा है। बस थोड़ा सा टच करूंगा, ज़्यादा मैं कर नहीं सकता। शी जिनपिंग वो देख रहे हैं कि ईरान को कैसे चोक किया गया है अमेरिका की तरफ से। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, ईरान की इकोनॉमी का भट्ठा बैठ गया। अब चाइना को लगता है कि कहीं जो स्टेट ऑफ ताइवान है, इसको अगर अमेरिका ने बंद कर दिया उसी तरीके से जैसे ईरान में बंद किया है, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो भी कोलैप्स कर जाएगी, और जो इनकी इकोनॉमी है वो और भी ज़्यादा कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए बीजिंग ने क्या किया, सारे रास्ते जो स्टेट ऑफ ताइवान है उसके पास बंद कर दिए और नोटम इशू कर दिया है वहां पर लंबे 40 दिन का। दे आर टेरिफाइड कि जो उनका इंटरनल इकोनॉमिक कोलैप्स है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कहीं अगर ये स्टेट ऑफ ताइवान भी बंद कर दिया तो चाइना तो गए हो। अब एक रूथलेस पर्ज है जो अंदर से शुरू हो गई। दोस्तों, कंट्री में पहली बात तो ये कि इन्होंने अपने आसपास का जो पूरा समुद्र का एरिया है उसको लॉक करने की इन्होंने प्लानिंग कर ली है, ताकि ईरान की तरह इनका कोलैप्स ना आ जाए। दूसरा एक काम और किया, क्योंकि इकोनॉमी डाउन जा रही है, इन्होंने जितने भी स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रैप कर लिया। उनके जो पासपोर्ट्स हैं उसको कॉन्फिस्केट कर लिया है। यानी कि अब आपके पास चाइना में अगर कोई गवर्नमेंट के लिए काम करता है, आप अपना पासपोर्ट इशू नहीं करवा सकते। अगर इशूड है तो वापस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इवन जो मिडिल स्कूल के टीचर्स हैं उनके भी पासपोर्ट्स को सीज कर लिया गया है। अगर किसी ने ताइवान से चाइना से निकलकर हांगकांग भी जाना है वो जा नहीं सकते। ये एक फाइनेंशियल लॉ है जो ड्राफ्ट कर लिया, और ये पावर्स ऐसी दे दी हैं उन्होंने गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं उसको, जिसमें से अब लोगों का जीना यहाँ पे हराम हो जाएगा। लॉ ऐसा है कि एनी वन हु इज सस्पेक्टेड यानी कि कोई इनको प्रूफ नहीं चाहिए, कोई एविडेंस नहीं चाहिए। अगर पार्टी यानी कि सीसीपी को लगता है कि भाई आप बाहर जाएंगे, आप कंट्री से, आप कंट्री के सीक्रेट्स को बाहर कहीं बेच सकते हैं, या आप बाहर जाके खर्चा करेंगे, तो आपके जो कंट्री से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो परमानेंटली बंद हो जाएगा, ओनली ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सस्पिशन। दोस्तों, चाइना ने अपने आप को लॉक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो ट्रेजरी इनकी है, जो तिजोरी है चाइना की, वो एम्प्टी हो चुकी है। रियल एस्टेट की मार्केट डाउन है,
लोकल गवर्नमेंट्स भिखारी हो गई हैं, वो अपनी बेसिक जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी भी वो दे नहीं पा रहे। तो शी जिनपिंग क्या करते हैं, एक रूथलेस हाई स्टेक्स का सर्वाइवल गेम वो शुरू करते हैं। एक उन्होंने अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको बोल दिया कि भाई किसी के पास भी पैसे हैं, अगर जिसको बोलते हैं 50 मिलियन, 5 करोड़ से ज़्यादा किसी के पास पैसे हैं तो आपको गवर्नमेंट के तिजोरी में जमा करवाने पड़ेंगे। और 3 महीने का टाइम दे दिया कि भाई हर 3 महीने में ऑफिशियल्स को पैसे इकट्ठे करके गवर्नमेंट के तिजोरी में जमा कराने हैं। अब पिछले 3 या 4 महीने में 1,80,000 लोग ऑलरेडी पनिश हो चुके हैं यहाँ पर। अब हो क्या रहा है, जो सीनियर्स हैं वो जूनियर से पैसे इकट्ठे करके ऊपर जमा करा रहे हैं अपनी सैलरी, अपनी जॉब को बचाने के लिए। दोस्तों ये इसका मतलब है कि हर एक दिन 2,000 से ज़्यादा लोगों के पैसे खत्म हो रहे हैं, यानी कि उनको छीन कर ऊपर जमा कराया जा रहा है। ये गवर्नमेंट कर रही है सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि हालत कहाँ पहुंच गई है। ऊपर से डर ये है कि कहीं अगर अमेरिका ने चाइना के साथ वही किया जो ईरान के साथ कर रहे हैं तो टोटल कोलैप्स हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो हालत है गवर्नमेंट की, दे आर नॉट लुकिंग फॉर क्राइम। अगर आपने चोरी करी है, कुछ भी करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप कैश जो है वो गवर्नमेंट के पास जमा करा दीजिए। रेड लाइन क्या है, हर रोज का जो ऑफिशियल्स हैं उनको टारगेट दिया गया है 50 करोड़ रुपए हर रोज के आपको जमा कराने, 50 मिलियन युआन, सॉरी 500 करोड़ रुपए हर रोज के जमा कराने हैं ऊपर। उसके लिए जो ऑफिशियल्स हैं वो जाकर माफिया स्टाइल में काम कर रहे हैं, टेक डाउन कर रहे हैं। ऑफिशियल्स आर बाइटिंग ईच अदर ताकि वो जो कोटा है 500 करोड़ का उसको सर्वाइव कर सके। ये है कल्चरल रेवोल्यूशन, जहां पर पहले इन्होंने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनसे पैसे छीने, उसके बाद जो फार्मर्स है उनसे पैसे छीने, अब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल से, स्कूल टीचर से पैसे छीन रहे हैं सिर्फ अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। ये न्यूज़ मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। जो हमारे यहाँ पर राहुल बाबा हैं वो बोलते हैं कि चाइना देखिए कितना स्ट्रांग है, कितना मैन्युफैक्चरिंग बेस कितना स्ट्रांग है, हमें उनके साथ हाथ मिलाना चाहिए। ये हालत है, और हालत इतनी ख़राब है कि अब इन्होंने चाइना से भारत की जो फ्लाइट्स हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया है, जो पिछले 5 साल से बंद थी। आपको रेड कारपेट दिया जा रहा है भारत को कि आइए चाइना के साथ काम कीजिए, बिजनेस कीजिए यहाँ पर। और प्लस जो वीज़ा था जो चाइनीज़ के लिए भारत जाने के लिए या भारत से चाइना जाने के लिए, उसको भी रिलैक्स कर दिया है। इनका सर्वाइवल अब भारत के साथ ट्वाइन कर दिया है, इंटरट्वाइंड बाय मोदी जी। अब ये तो हो गया जो ईरान का और चाइना का जो सारा प्रॉब्लम था। अब आते थोड़ा सा ताइवान के ऊपर भी बता दूं आपको कि ताइवान एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। एक अनबिलीवेबल नंबर है जो मुझे आपको देना है। ताइवान के अंदर जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो ये करते थे हमेशा ही चाइना के अंदर। 84% इनका एफडीआई जाता था चाइना के अंदर। अभी वो गिरकर 84 से 3% रह गया सिर्फ, यानी कि चाइना को ऑलमोस्ट छोड़ दिया ताइवान ने। और एक मजे की बात बताता हूं आपको जो आपको पता नहीं होगा, जब से चाइना का हाथ छोड़ा है ताइवान ने, ताइवान की जो इकोनॉमी है वो 8.6% के ऊपर राइज कर रही है। 8.6% इसका हाथ छोड़ने के बाद, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और जो ताइवान के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हम सोचते थे कि चाइना के साथ हाथ मिलाकर हमारा सर्वाइवल होगा, हम तो रिच होने शुरू हो गए हैं इसका हाथ छोड़ने के बाद। शायद ये मैसेज मेरा भारत की गवर्नमेंट को है कि यस, हम डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर, हम बहुत ज़्यादा इनके साथ क्लोजली हम इनके साथ चल रहे हैं, लेकिन ताइवान से कुछ सीखना भी चाहिए कि भैया चाइना का हाथ छोड़ा तो राइज करना शुरू कर दिए। अब ये तो हो गया जो सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक नाइटमेयर भी है ताइवान के लिए। वो क्या है, चाइना ने एक काम करना शुरू कर दिया कि जो चीप पुरानी जो शिप्स हैं 50 साल 100 साल पुरानी, उनको भेजना शुरू कर दिया अब ताइवान के पास। वो वही गेम खेल रहे हैं जो ईरान ने गेम खेली अमेरिका के साथ कि अमेरिका पैट्रियट मिसाइल है $4 मिलियन की, ईरान का एक ड्रोन जो 10-20 हज़ार डॉलर का है उसको भेजता है और अमेरिका को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिसाइल्स यूज करनी पड़ती हैं। अब ताइवान के लिए एक प्रॉब्लम आ गया कि जो चाइना की जंक शिप्स हैं वो जा रही हैं ताइवान के पास, और ताइवान को उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल्स हैं 3-4 मिलियन डॉलर की, उसको यूज करना पड़ रहा है। सेम टैक्टिक जो ईरान के साथ की थी ताकि ईरान जो ताइवान है उसका सारा का सारा असला खत्म हो जाए, और उसके बाद फिर आएगा बड़ा युद्ध जो चाइना करेगा ताइवान के साथ। क्यों? क्योंकि चाइना की जो डाउनफॉल है उसमें ताइवान का बहुत बड़ा हाथ है। एंड सेकेंडली, जैसे हम कहते हैं कि पीओके हमारा पार्ट है, वैसे ही ताइवान को बोलता है चाइना कि ये मेरा पार्ट है, इसको मैं लेके रहूँगा। तो ये सब कुछ हो रहा है जो हमारे वर्ल्ड के आसपास। ये न्यूज़ आपको देनी इसलिए ज़रूरी है कि जो टैक्टिक्स हैं आज ईरान से सीखा है किसने? चाइना ने। भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर था उससे सीखा
यूरोप ने। और यही चीज़ें हैं जहाँ पर पूरी दुनिया में हो रही हैं। भारत कहाँ खड़ा है? भारत बिजी है स्टेट इलेक्शंस में। पूरा दुनिया चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से, और हम क्या कर रहे हैं? हम सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बंगाल हमारे हाथ में आ जाए। दोस्तों, हमारे देश में युद्ध होने वाला है, बांग्लादेश से नहीं होगा। बांग्लादेश में अभी अभी वहाँ पर लोग पकड़े गए हैं जो वहाँ पर बैठ के हमारे पूरी एयर स्पेस को वो मैपिंग कर रहे थे। बांग्लादेश हमारी एयर स्पेस को मैप आउट कर रहा था और डाटा जा रहा है पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध करने की पूरी फिराक में है हमारे साथ। वो डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा, वो इनडायरेक्ट करेगा, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज का एक रूल है, जब वो डेस्परेट होते हैं तो वो सारे लुल्ला के पागल लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो युद्ध में जाते हैं। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक टॉपिक मैंने पूरा कवर किया आपके लिए कि भाई भारत का खड़ा है, क्या मोदी जी हमारे देश को बचा सकते हैं, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट पूरी बिजी है बंगाल को लेकर। मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो जो है इसी के ऊपर, कि क्या मोदी जी भारत को बचा सकते हैं इस सारे जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड के अंदर, जहाँ पर दुनिया चेंज हो रही है हर एक घंटे में, और हम सिर्फ एक इलेक्शंस में बिजी हैं। आई नो दैट इलेक्शंस आर बिजी, लेकिन वर्ल्ड स्टेज के ऊपर भी जो ये डेस्परेशन है पूरे दुनिया के अंदर, इसके अंदर वी हैव टू बिकम रेलिवेंट। हम कहीं इरेलीवेंट तो नहीं हो रहे। और जो दुनिया है, अब देखिए ईरान आज इरेलीवेंट हो गया, कहाँ बैठा है? पुतिन के पास। रूथलेसली बोल रहा है कि प्लीज मुझे बचा लो। चाइना अपने आप को बचाने के लिए रूथलेसली अपने कंट्री के लोगों को लूट रहा है यहाँ पर ओपनली। शुगर कीजिए, मेरे पास 50 करोड़ रुपए नहीं है, इसलिए मेरे पास नहीं आएंगे। जो वीकनेस है दोस्तों, उसे पनिश किया जाता है दुनिया में। क्या भारत की गवर्नमेंट कहीं वीकनेस दिखा रही है? क्योंकि हम हिंदू हैं, हम बड़े सॉफ्ट चलते हैं, दुनिया सॉफ्टनेस को वीकनेस समझती है दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूं बार बार, जो डोमिनोज हैं वो फॉल कर रहे हैं हमारी आंखों के सामने। कंट्रीज डेस्परेट हो रही हैं और कुछ कंट्रीज एक्सेलरेट कर रही हैं युद्ध को। प्लीज ओपन योर आइज। हमारा इंडियन मीडिया ये चीज़ों को कवर नहीं कर रहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए। आप हमेशा बोलते रहते हैं सर स्टॉक मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्ट करें। आज की डेट में जहाँ पर हर एक घंटे में न्यूज़ चेंज हो रही है, तो स्टॉक मार्केट भी चेंज हो रही है। यू हैव टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या भारत सर्वाइव कर सकता है ये सारा जो हो रहा है दुनिया के अंदर, और हम खड़े कहाँ हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।